मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से स्वागत है। द्वितीय वर्ष BA सेमेस्टर 4 पेपर S1 विषय साहित्य के भेद इस विषय में दृश्य काव्य का परिचय हम लोग कर रहे हैं। इसमें आज हमें मंचीय नाटक इस विषय को समझ लेना है। विद्यार्थियों, तुम लोगों ने इसके पूर्व नाटक के अन्य माध्यम समझ लिए हैं, लेकिन नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है। यह एक ऐसी विधा है जिसका आलेख लिपिबद्ध होता है, लेकिन प्रस्तुति प्रचार प्रदर्शन द्वारा होता है। अधिकांशतः विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति नट धातु से मानी है। यहाँ कृष्णाजी श्रीवास्तव कहते हैं, नाटक दृश्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है। सौंदर्य के आश्रय से आनंद को उत्पन्न करके सत्य दर्शन की और प्रेक्षकों को आकर्षित करना नाटक का उद्देश्य होता है। इसे ही आचार्य भरत मुनि ने नाटक का उद्देश्य 4 आधारों पर यहाँ माना है, 4 पुरुषार्थों पर माना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना ही नाटक का उद्देश्य है। यानी इनमें से किसी एक की प्राप्ति ही नाटक का उद्देश्य है। तो यह पुरुषार्थों की उपलब्धि होती है, वहाँ नाट्य लेखक उतना ही अधिक सफल माना जाता है। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि नाटक की रचना करते समय इन चारों तत्वों का समावेश करने की चेष्टा की जाए। यानी आज वर्तमान में यही बातें हो, कारण आप लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय साहित्य यहाँ पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने से जो वह अरस्तु के द्वारा ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी को भी इसमें महत्व दिया जाता है। इस दृष्टि से आज यहाँ 4 पुरुषार्थों के साथ जीवन की विसंगति, जीवन की समस्याएं, जीवन की जो ट्रेजेडी हैं वह भी यहाँ चित्रित होती हैं। इसलिए नाटक का लेखन एक विशिष्ट कार्य है। नाटककार को नाटक की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही उसे रंगमंच से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ज्ञान भी आवश्यक है। उसका अध्ययन तथा अनुभव क्षेत्र विस्तृत और समृद्ध होना चाहिए। उसमें इतनी कला निपुणता होनी चाहिए कि वह जान सके कि कौन सा प्रसंग नाटकीय है, कौन सा नहीं। लेखक को मानव जीवन के भिन्न भिन्न रहस्यों, समाज के रीति रिवाजों, सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, बोलचाल की भाषा आदि का जितना अधिक ज्ञान होगा, लेखक उतना ही अपनी रचना में सफल होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ लेखक को अनेक बातों की जो आवश्यकता है, अनेक गुणों की, अनुभव की, ज्ञान की जो ज़रूरत है वह होती है, और उसी के आधार पर कोई भी रचना का निर्माण यहाँ लेखक या नाटककार कर सकता है। लेकिन आज हमें रंगमंच नाटक को या मंचीय नाटक को यहाँ समझना है, कारण इसे मंचीय नाटक कहा जाता है। यानी जो मंच पर खेला जाता है उसे मंचीय या रंगमंचीय नाटक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टेज थिएटर भी कहा जाता है। जैसे अपने भारत में पारसी थिएटर या ईरानी थिएटर, इस प्रकार के अनेक थिएटर की जो संकल्पना है वह हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहाँ बड़ी प्रसिद्ध थी। लेकिन आज थिएटर का मतलब नाटक किसी थिएटर में जाकर देखना, यानी किसी सांस्कृतिक केंद्र में जाकर देखना, उसे आज थिएटर कहा जाता है। और थिएटर की संकल्पना बड़ी व्यापक है। इस तरह नाटक की अभिव्यक्ति एवं अनुभूति के लिए रंगमंच
एक सशक्त, जीवंत एवं संवेदनशील माध्यम है। इसे ही अंग्रेजी में थिएटर या स्टेज कहा जाता है। थिएटर शब्द यहाँ रंगमंच का पर्यायवाची है, यानी थिएटर के लिए हमारे यहाँ रंगमंच शब्द का प्रयोग होता है, तो जिसका कोशगत अर्थ है टकटकी लगाकर देखना और सोचना। थिएटर का मतलब क्या है? एक साथ टकटकी लगाकर देखना और सोचना। दूसरा शब्द जो स्टेज है, अंग्रेजी में भी रंगमंच के लिए स्टेज शब्द का भी प्रयोग पर्यायवाची रूप में यहाँ किया जाता है, जिसका कोशगत अर्थ है उच्चासन, यानी एक उच्च आसन, व्यासपीठ, रंगपीठ, यहाँ रंगभूमि, नाट्यगृह, अवस्था, स्थिति, मुकाम आदि इसके अर्थ हैं। तो यह पर्याय शब्द उसके दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमारे आचार्य भरत मुनि ने इसे रंगशाला, रंगपीठ इस प्रकार के भी नाम दिए हैं, यानी उसके जो विशिष्ट आकार हैं, विशिष्ट आकार में चौकोन में उस रंगशाला को यहाँ उन्होंने निर्धारित करने का प्रयास किया है। लेकिन समय के साथ इसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी हुआ है। इसी थिएटर को, इसी रंगमंच को यहाँ रेखा गुप्त ने या इस प्रकार व्याख्यात करने का, यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस तरह कहा है, थिएटर या रंगमंच एक व्यापक क्षेत्र को अपने में समाहित किए हुए हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अभिव्यक्त करता है, जबकि स्टेज से रंगमंच के दृश्य स्थूल रूप का ही बोध होता है। स्टेज का यदि अर्थ विस्तार करे तो उसमें मंच, प्रकाश, व्यवस्था, सज्जागृह, प्रेक्षागृह, अभिनेता आदि आ जाते हैं, किंतु भाव पक्ष से फिर भी वह शून्य ही रहता है, जबकि रंगमंच या थिएटर में नाट्यकृति तथा रंगकर्म, भाव व शिल्प सभी शामिल हैं। तो इस तरह रेखा गुप्ता जी ने स्टेज और थिएटर, रंगमंच और स्टेज या रंगपीठ, इनमें क्या अंतर है, ये अंतर यहाँ स्पष्ट कर दिया है। फिर से आप लोग समझ सकते हैं, थिएटर एक व्यापक क्षेत्र को अपने में समाहित किए हुए हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अभिव्यक्त करता है, जबकि स्टेज से रंगमंच के दृश्य स्थूल रूप का ही बोध होता है। स्टेज का यदि अर्थ विस्तार करे तो उसमें मंच, प्रकाश, व्यवस्था, सज्जागृह, प्रेक्षागृह, अभिनेता आदि आ जाते हैं, किंतु भाव पक्ष से फिर भी वह शून्य ही रहता है, जबकि रंगमंच में नाट्यकृति तथा रंगकर्म, भाव व शिल्प सभी शामिल हैं। तो इस तरह आप लोग यहाँ दोनों में जो अंतर हैं वह अंतर यहाँ समझ गए। तो यहाँ हमें थिएटर को, रंगमंच को या मंचीय नाटक को यहाँ महत्व देना है और उसी के माध्यम से मंचीय या रंगमंचीय नाटक को समझना है। तो ऐसे रंगमंच या रंगमंचीय नाटक को यहाँ समझाने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है। तो हमारे सामने सबसे पहले विद्वान आते हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र। इन्होंने रंगमंच को इस प्रकार व्याख्यात करने का प्रयास किया है। रंग शब्द का अर्थ है नृत्य या अभिनय परक कार्य हो मंच पर प्रदर्शित किया जाए। तात्पर्य यह है कि जहाँ नृत्य या अभिनय परक कार्य प्रस्तुत किया जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। यानी थिएटर में या स्टेज पर, रंगमंच पर जो अभिनय होता है, नृत्य होता है, अभिनय में सभी बातें आ जाती हैं, तो उसे उन्होंने रंगमंच कहा है। हमारे नाटक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान जैसे नेमिचंद्र जैन हैं, दशरथ ओझा जी हैं। तो डॉक्टर नेमिचंद्र जैन जी ने यहाँ रंगमंच को यहाँ परिभाषित करते हुए कहा है, रंगमंच कलात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन का अंश अन्य कलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सबसे अधिक है। रंगमंच पर प्रदर्शित नाटक प्रेक्षकों का रंजन करके ही संपूर्ण और सफल होता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। यानी नाटक का जो जन्म है नाटककार के माध्यम से होता है, लेकिन उसका पुनर्जन्म यहाँ रंगमंच पर होता है और रंगमंच पर प्रदर्शित होकर प्रेक्षकों का रंजन कर उन्हें जो कुछ
या हासिल होता है, उनका मनोरंजन होता है, उन्हें या ज्ञान मिलता है, ऐसे रंगमंच पर प्रदर्शित होकर जो सफलता हासिल करता है वहाँ यहाँ नाटक का उद्देश्य पूर्ण होता है। इसलिए नाटक में रंगमंच महत्वपूर्ण है और रंगमंच के बिना नाटक सिर्फ साहित्यिक नाटक रह जाता है। अगले विद्वान हैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर दशरथ ओझा जी। उन्होंने नाटक और रंगमंच को समझाते हुए कहा है, नाटक दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य में श्रव्य की अपेक्षा कई विशेषताएं होती हैं। काव्य को श्रवण कर सकते हैं किंतु नाटक को श्रवण के साथ देखा भी जा सकता है, यही इसकी विशेषता है। और हम नाटक को कब देख सकते हैं कि जब वो रंगमंच पर प्रदर्शित होता है, रंगमंच पर प्रस्तुत होता है, तब हम उसे नाटक कह सकते हैं। इस तरह नाटक यहाँ रंगमंच पर जब प्रदर्शित होता है तभी हम उसे रंगमंचीय या मंचीय नाटक कह सकते हैं। और मंचीय नाटक के माध्यम से ही उसका जो स्वरूप है यानी उसकी जो संपूर्णता है वो पूर्ण हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की संपूर्णता ये कब पूर्ण होती है, उसका जो पूरा जीवन है, पूरा जीवन उद्घाटित हो जाता है, तब उसकी संपूर्णता यहाँ दिखाई जाती है। तो ऐसा परिपूर्ण नाटक उसे हम कह सकते हैं कि जो रंगमंच पर खेलकर अपना उद्देश्य पूर्ण करता है, उस नाटक को या मंचीय नाटक कहा जाता है। और इस दृष्टि से मंचीय नाटक लेखन की जो परंपरा है प्राचीन काल से चली आई है, आज उसे थिएटर कहा जाता है या मंचीय नाटक कहे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे मंचीय या रंगमंचीय नाटक के तत्व या चरण हैं जिस पर यह निर्माण होता है, उसे रंगमंचीय नाटक कहते हैं। तो उसके लिए जो तत्व हैं या उसके आधार हैं, वो आधार यहाँ 7 आधार हमारे सामने आते हैं। पहला है कथानक, जिसे अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, उसे कैरेक्टर कहा जाता है। तीसरा है संवाद व भाषा, इसे अंग्रेजी में डायलॉग एंड लैंग्वेज कहते हैं। चौथा है देश काल वातावरण, इसे अंग्रेजी में टाइम प्लेस एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है। पांचवा है रंग निर्देशों की योजना, इसे अंग्रेजी में प्लानिंग ऑफ स्टेज क्राफ्ट कहते हैं। छठवा है गीतों की योजना, इसे प्लानिंग ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है। सातवां है मंचन सामग्री, इसे स्टेज या मंचीय सामग्री यानी स्टेज मटेरियल कहा जाता है। इन 7 आधारों पर जो नाटक है लिखा जाता है, इसलिए ये 7 तत्व समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है कथानक। कथानक या कथावस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। कथानक ऐसा हो जो समाज की मर्यादा की रक्षा करता हुआ सामाजिकों के मन में सद्भावना का संचार करे। उसी प्रकार वह जो कथानक है, वो कथानक यहाँ कथा में जो कुछ भी दिखाया जाए वो स्वाभाविक लगे, उसमें जो बातें या विचार प्रस्तुत किए जाए वह स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किए जाए। जब कथानक में इन सब का स्वाभाविक गति से विकास होगा, तभी दर्शकों पर कथानक का अपेक्षित और उचित प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न भावों के साथ उनके संघर्ष से कथानक में रोचकता का समावेश होना चाहिए। दर्शकों को विभिन्न रसों के आस्वादन का आनंद भी मिलना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ कथानक महत्वपूर्ण है। उसमें यहाँ मनोरंजन का भाव अवश्य हो, रहस्यात्मकता हो, रोमांच और संघर्ष की स्थितियाँ हो, इसी के साथ चित्त आकर्षक स्वरूप भी हो। कारण नाटक को चाशुष से यज्ञ कहा गया है। मंची तत्व से जुड़ जाने के कारण नाटक एक प्रदर्शनीय एवं प्रस्तुतिकरण दृश्य
एवं साक्षीकरण की वस्तु बन जाती हैं। इसीलिए नाटक में ऐसी घटनाओं का चयन होना चाहिए जो मंच पर अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सके, दर्शकों को आकर्षित कर सके, उनका मनोरंजन कर सके, उनका कौतूहल बढ़ा सके, उनकी जिज्ञासा जो है उसकी तृप्ति कर सके, उन्हें भाव विभोर कर जीवन का जो समग्र दर्शन है, एक विशिष्ट जीवन दृष्टि उत्पन्न करने में वो कथानक सामर्थ्यशील हो। उस दृष्टि से यहाँ नाटक लेखन के समय नाटककार को समाज में प्रचलित रीति रिवाज, शिष्टाचार आदि को भी ध्यान में रखना है और इसी के साथ यहाँ जो कथानक है वो कथानक उसे मंचीय सामग्री का ज्ञान रखकर यहाँ निर्माण करना चाहिए, तभी वो कथानक यहाँ मंच पर प्रस्तुत करने के लिए यहाँ सफल हो सकता है। तो इस तरह कथानक या कथा वस्तु या प्लॉट यहाँ यह रंगमंचीय या मंचीय नाटक का पहला तत्व है। दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। नाटक में कथा वस्तु में व्यक्त नाट्य अनुभूति का विकास पात्रों द्वारा ही होता है। नाटककार नाट्य व्यापार के कुशल संचालन के लिए अनेक पात्रों का निर्माण करते हैं जो अभिनय द्वारा उसके विचार को दर्शकों तक संप्रेषित करते हैं। तथापि मुख्य उत्तरदायित्व नायक और नायिका का ही होता है। नायक और नायिका को विषय वस्तु के अनुरूप यहाँ रखा जाता है। अन्य पात्रों का समावेश कथानक के विकास, अपेक्षित रस के परिपाक, दृश्य परिवर्तन, नायक नायिका के चरित्र विकास आदि के निमित्त यहाँ किया जाता है। इसी तरह अन्य जो पात्र हैं वो दर्शकों के मनोरंजनार्थ भी रखे जाते हैं, लेकिन वे जो हैं कथा वस्तु से संबंधित होना आवश्यक है। नाटक में विभिन्न गुण और स्वभाव वाले ये जो पात्र हैं, ये पात्र यहाँ आवश्यक होते हैं। नाटककार तभी उन पात्रों का सफलतापूर्वक चित्रण करता है जब पात्रों जैसी वृत्तियाँ उत्पन्न करने में वह समर्थ हो। इस दृष्टि से नाटककार को मानव मनोविज्ञान की व्यापक जानकारी आवश्यक है। नाटककार में प्रत्येक पात्र के साथ सहानुभूति और तादाद में स्थापित करने की योग्यता और सहृदयता भी यहाँ अनिवार्य है। इस तरह वही नाटककार यहाँ अच्छे पात्रों का निर्माण कर सकता है। तीसरा तत्व है भाषा, संवाद और भाषा, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग एंड लैंग्वेज कहते हैं। कथोपकथन या संवाद नाटक की रीढ़ है। रंगमंच पर किसी पात्र के प्रवेश और उसके बोलने के साथ ही मूल नाटक का आरंभ होता है। पात्र जो बोलता है वो नाटक में संवाद कहा जाता है। संवाद नाटक का अनिवार्य तत्व है। संवाद नाटक का प्राण तत्व है। यह नाट्य रचना का शरीर है। संवाद में ही नाटक की आत्मा समाहित है। संवाद के अभाव में नाटक की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संवाद के द्वारा ही विभिन्न नाट्य प्रयोजन यहाँ संपन्न होते हैं। संवाद ही वह साधन है जिससे नाटक के कथानक को गति मिलती है। चारित्रिक विशिष्टताएं दर्शकों पाठकों के सामने यहाँ उद्घाटित होती हैं। संवाद ही नाटक का भाषिक माध्यम है और नाटक को मंचीय योग्यता प्रदान करता है। यही नहीं, पात्र व रचनाकार की मानसिक स्थिति का द्योतन भी संवाद के द्वारा ही होता है। नाटक में संवाद यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नाटककार की विशेष प्रतिभा यहाँ आवश्यक है। तो ऐसे नाटक विधा में संवाद के साथ भाषिक संप्रेषण जो है वो भी हो जाता है। भाषिक संप्रेषण व्यापार का प्रतिरूप है यहाँ, जिसमें दो अथवा दो से अधिक पात्र मंच पर निश्चित समय अवधि में विभिन्न विषयों पर परस्पर
विचार विमर्श, कहाँ सुनी, वाद विवाद, बातचीत आदि प्रसंग आवश्यकता अनुरूप यहाँ उनके पद, उनकी योग्यता के अनुसार रखे जाते हैं। यानी जैसे पात्र हैं, यानी पात्रोनुकूल भाषा यहाँ महत्वपूर्ण है। उसमें नाटकीयता आवश्यक है, उनमें कभी एकलाप है, कभी सोगत कथन है, वह जरूरी हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ नाटक लेखन में, मंचीय या रंगमंचीय नाटक लेखन में यहाँ संवाद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। संवाद लेखन की जो संरचना है वह हमें 6 प्रकारों में यहाँ दिखाई देती है। पहला है वक्ता श्रोता संबंध तथा तत्संबंधी भूमिकाएं। यह संवादों के माध्यम से निभानी होती हैं। यानी जो संदर्भपरक संवाद है वह यहाँ होना जरूरी है। उनमें कार्यकारण जो संबंध है वो आवश्यक है और इन संवादों के माध्यम से ही कोई संदेश एक पात्र के माध्यम से दूसरे पात्र तक यहाँ पहुँच जाता है। दूसरा है भाव और विचार। यानी भाव और विचार के बिना संवाद क्या है, अधूरे हैं। यानी भाव तो यहाँ भाव ही नाटक का संसार होता है, तो ऐसे भाव और संवाद यहाँ जरूरी होते हैं। उसके बाद तीसरा है विषय वस्तु और परिवेश। विषय वस्तु और परिवेश को उद्घाटित करने का कार्य संवाद करते हैं, यही उसके आधार होते हैं। उसके बाद चौथा है संघर्ष। यानी संवाद को गति देने का कार्य कौन करता है, संघर्ष करता है। और ये संघर्ष 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति में जो संघर्ष चलता है उसे आंतरिक संघर्ष कहते हैं। बाह्य संघर्ष ये स्थितियों में या स्थितियों से संघर्ष करना होता है। ऐसे संघर्ष के माध्यम से जो संवाद है, संघर्षात्मक संवाद यहाँ दिखाए जाते हैं। कारण यहाँ 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक अच्छी प्रवृत्ति और दूसरी बुरी प्रवृत्ति। दोनों में संघर्ष यहाँ दिखाया जाता है, तो वह संघर्ष यहाँ संवादों में जरूर होता है। 5वां है अभिनेता। अभिनेता में जो वाचिक अभिनय है उस समय यहाँ जो संवाद है वो संवाद महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 6वां है गतिशीलता। गतिशीलता के माध्यम से यहाँ संवादों पर नियंत्रण रखा जाता है। गति पर जो नियंत्रण रखने का कार्य है वह संवादों के माध्यम से आता है। यानी संवादों पर नियंत्रण इस गति के माध्यम से भी रखा जाता है, इसलिए इसे गतिशीलता कहते हैं। तो ऐसा यो तीसरा जो तत्व है संवाद वो भाषा बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ चौथा तत्व है देश काल वातावरण। नाटककार को नाटक की रचना करते समय पृष्ठभूमि रूप में देश काल को भी रेखांकित करना होता है। प्रत्येक घटना किसी विशेष स्थान और किसी विशेष काल में घटित होती है। उसके चरित्र किसी विशेष स्थान और किसी विशेष समय में मिलते हैं। उसके संवाद भी विशिष्ट स्थल पर और किसी विशिष्ट समय में होते हैं, इसलिए देश काल का चित्रण नाटक में अनिवार्य हो जाता है। 5वां तत्व है रंग निर्देशों की योजना। नाटक में स्थान व काल के महत्व को समझते हुए नाटककार रंग निर्देशों की योजना करता है। रंग निर्देश देश काल को रूपायित करने की दृष्टि से दृश्यबंध की संयोजना में सहायक होता है। नाटक के मूल उद्देश्य की सिद्धि इससे सहज होती है। रंग निर्देश रंगमंचीय सूचना देने के साथ चरित्रों की रूपरेखा, वेशभूषा, चरित्र वैशिष्ट्य आदि के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। ये नाटककार की रंग दृष्टि का परिचायक होने के साथ साथ प्रस्तुति, भाव प्रेषण, कथानक को क्रियाशील बनाने, वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने, संवाद को अर्थपूर्ण बनाने, उसी के साथ यहाँ नाटक की संरचना और उसकी नाटकीयता को रेखांकित करने के लिए रंग निर्देश आवश्यक तत्व है। भाषिक दृष्टि से रंग निर्देश 2 प्रकार के होते हैं, निर्देशपरक और वर्णनात्मक। तो इस तरह यहाँ नाटककार को रंग निर्देशों का ध्यान रखना होता है। इनसे नाट्य निर्देशक को नाट्य मंचन में अपेक्षित सहयोग मिलता है। तो यह 5वां तत्व यहाँ महत्वपूर्ण है। 6वां तत्व है गीतों की योजना। आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से नाटकों में, रंगमंचीय नाटकों में या मंचीय नाटकों में गीतों का प्रयोग होता आया है। नाटक में मुख्यतः गीतों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी नाटक में प्रारंभ में यह स्थिति विशेष रूप से
दिखाई देती हैं जो अब कम हुई हैं। फिर भी कई कई पृष्ठभूमि के रूप में या लोक नाट्यों के प्रभाव स्वरूप नाटक में गीतों और पद्यों का प्रयोग होता है। गीत का समावेश करते समय नाटककार को वस्तु, स्थिति, पात्र और गीत के औचित्य का हमेशा ध्यान रखना होता है, नहीं तो नाटक अरुचिकर और नीरस हो जाता है। इसलिए नाटककार को रंगमंच और रंगशिल्प की आधुनिक तकनीक और नाट्य मंच की विविध शैलियों की जानकारी भी यहाँ आवश्यक होती है। तो इस दृष्टि से गीतों की योजना वह कर सकता है। सातवां तत्व है मंचन सामग्री, यानी मूल जो मंच है, रंगमंच है, उस पर जो नाटक प्रस्तुत करना है उस समय जो सामग्री आवश्यक होती है उस सामग्री को मंचन सामग्री या स्टेज मटेरियल कहा जाता है। इसमें जो प्रस्तुतकर्ता और प्रस्तुतिकरण है वह महत्वपूर्ण बन जाता है। रंगमंच के प्रति सचेत नाटककार इनका निर्देश आवश्यकता के अनुसार करता है। नाटककार संवादों से इतर तो इनका संकेत करता ही है। संवादों में मंचन सामग्री, रंग उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा, रूप सज्जा, ध्वनि और संगीत, रंगदीपन आदि की जो प्रस्तुति है वह अप्रत्यक्ष करता है। आधुनिक नाट्य शिल्प में रंगमंच के विकसित स्वरूप के कारण मंचन सामग्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कारण अनेक दृश्यों वाले नाटक प्रस्तुत किए जाने संभव हो सके हैं और हर प्रकार के वातावरण की सृष्टि संभव हो सकी हर प्रकार के वातावरण की सृष्टि संभव हो सकी है। तो आप लोग आज जानते हैं आज तकनीक का, संगणकीय तकनीक का जो विकास हुआ है उस विकास के कारण भी यहाँ प्रकाश व्यवस्था हो, रंग उपकरण हो, वेशभूषा हो, उसे हम अनेक प्रकार से रंगमंच पर या परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रंग उपकरण में जैसे पात्र होते हैं उन पात्रों के माध्यम से यहाँ रंग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा यहाँ जो पात्र होते हैं उनके व्यक्तित्व को यहाँ उद्घाटित करने का कार्य वेशभूषा के माध्यम से होता है। रंगमंच पर कोई अभिनेता जब किसी चरित्र की भूमिका में प्रकट होता है तो सर्वप्रथम ध्यान उसकी वेशभूषा की ओर जाता है। इस दृष्टि से यहाँ उसका देश काल हो, उसका समय हो, उसका सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यवसाय हो, पद हो, इसका बोध उसके वेशभूषा के माध्यम से हो जाता है। रूप सज्जा यानी मेकअप। रूप सज्जा अभिनेता के चरित्र अनुसार रूप परिवर्तन की कला है। रूप सज्जा की प्रक्रिया में अभिनेता स्वयं अथवा किसी विशेषज्ञ, जिसे मेकअप मैन भी कहा जाता है, उसकी सहायता ली जाती है और उससे उसके जो रूप सज्जा है वह विकसित की जाती है। उसके बाद है ध्वनि प्रभाव और रंग दीपन। मंचीय रूप रंग के निर्माण में ध्वनि प्रभाव और रंग दीपन का महत्वपूर्ण स्थान है। नाटकीय संवेदना को तीव्र बनाने के लिए मंच पर समय, अवसर, नेपथ्य संगीत और अनेक विलक्षण ध्वनियों का उत्पन्न करने की योजना ध्वनि प्रभाव है। तो इस दृष्टि से यहाँ प्रकाश व्यवस्था हो, जिसे फुल लाइट, फुट लाइट, रंगपीठ के ऊर्ध्वभाग में लाइट की व्यवस्था, तो ऐसे जो लाइटिंग है, प्रकाश की व्यवस्था है यहाँ की जाती है और उस माध्यम से यहाँ ये जो मंचीय सामग्री है उस मंचीय सामग्री को पूर्ण करने का कार्य किया जाता है। उपयुक्त सभी तत्वों, बिंदुओं, चरणों, पहलुओं आदि का ध्यान रखकर एक अच्छे और सफल नाटक को यहाँ निर्माण किया जा सकता है। इस तरह ये जो मंचीय नाटक है, रंगमंचीय नाटक है, वो रंगमंचीय नाटक यहाँ इन तत्वों के आधार पर निर्माण होता है। इस नाटककार को इन चरणों से गुजरना होता है, तभी एक उत्कृष्ट जो रचना है या नाटक है वह रंगमंच को वो देने का अपना जो कार्य है, अपना जो योगदान है वह पूर्ण करता है, उसमें सफल होता है। ऐसा है मंचीय या रंगमंचीय नाटक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।